नमस्कार एस्पिरेंट्स, आज के इस हाई लेवल करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आप जानते ही हैं कि आइसोलेटेड फैक्ट्स पढ़ना काफी नहीं होता, राइट? उन फैक्ट्स को डॉट्स की तरह कनेक्ट करना और अपने स्टैटिक सिलेबस से लिंक करना, यही असल प्रिपरेशन है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की खबरें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे जुड़ती हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 4 महत्वपूर्ण जनरल स्टडीज थीम्स में बांटा है। पहला, भूगोल और पर्यावरण। दूसरा, बुनियादी ढांचा और बैंकिंग नॉर्म्स। तीसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और चौथा, खेल और उनका सामाजिक प्रभाव। ये स्ट्रक्चर बनाया ही इसीलिए गया है ताकि फैक्ट्स आपके दिमाग में लॉजिकली रिटेन हो सकें। तो पहला थीम है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल अपडेट्स, परिवर्तनों का मानचित्रण। आइए समझते हैं कि एनवायरनमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी में आखिर चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं वेदर से। हाल ही में इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने मई 2026 के लिए एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इंक्रीज्ड हीट वेव डेज फोरकास्ट किए हैं। अब जब आईएमडी ऐसी वार्निंग देता है तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। हमें सीधे टेक्निकलिटीज पर जाना होगा कि आखिर एक हीट वेव को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। प्रीलिम्स में ना सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। हीट वेव के एग्जैक्ट टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो एक नॉर्मल हीट वेव तब डिक्लेयर होती है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाता है, और सीवियर हीट वेव जब पारा 45 डिग्री क्रॉस कर जाए। इसके अलावा की हॉटस्पॉट जोन्स मैप करना बहुत जरूरी है, खासकर वेस्टर्न इंडिया जिसमें गुजरात और राजस्थान इस एक्सट्रीम हीट के मेन एपिसेंटर्स हैं। इन स्टैटिक फिगर्स को अच्छे से लॉक कर लीजिए। अब इस भयंकर गर्मी से राहत कैसे मिलती है? मॉनसून से, राइट? साउथ वेस्ट मॉनसून का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। आईटीसीजी यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के शिफ्ट होने के कारण मॉनसून सबसे पहले मिड मई के आसपास अंडमान सी में हिट करता है। फिर आती है क्रूशियल स्टैटिक डेट, लगभग 1 जून, जब ये केरला कोस्ट पर अपना ऑफिशियल ऑनसेट करता है और फिर धीरे धीरे पूरे देश को कवर कर लेता है। चलिए, जब अंडमान सी की बात हो ही रही है तो एक और इंटरेस्टिंग जियोग्राफिक लोकेशन पर नजर डालते हैं। स्वराज द्वीप हाल ही में न्यूज में क्यों था? सोचिए। दरअसल यहाँ कुछ अंडर वाटर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स हुए हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड को अचानक से ग्लोबल मैप पर हाईलाइट कर दिया है। अब स्वराज द्वीप के बारे में कुछ फैक्ट्स मैपिंग और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, 2018 से पहले इसे हैवलॉक आइलैंड कहा जाता था। ये राधानगर बीच का घर है जो एशिया के बेस्ट बीचेस में गिना जाता है। लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट, इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत करीब है और आप जानते ही हैं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए ये मैरीटाइम चोक पॉइंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये जो अंडर वाटर रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं है। ये इंडिया के ब्रॉडर ब्लू इकोनॉमी विजन से सीधे जुड़े हैं। ब्लू इकोनॉमी का सीधा सा अर्थ है ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इकोसिस्टम भी बचा रहे। ऐसे इको टूरिज्म इवेंट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें एक बहुत ही कड़वा सच भी याद रखना होगा। वार्मिंग ओशंस की वजह से इन्हीं कोरल हॉटस्पॉट्स पर कोरल ब्लीचिंग का एक भारी खतरा मंडरा रहा है। मेंस के लिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजर्वेशन का बैलेंस ही सबसे क्रूशियल मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे थीम की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग रूल्स, गतिशील प्रणालियां। यहाँ हम इकोनॉमी और रेगुलेटरी नॉर्म्स की रीसेंट अपडेट्स का डाइसेक्शन करेंगे। एक बहुत ही कॉमन सा प्रीलिम्स ट्रैप होता है जहाँ अच्छे एस्पिरेंट्स गलती कर बैठते हैं, जैसे 2 मई एक शनिवार को अचानक बैंक्स बंद क्यों थे? ऐसे एक्सेप्शन समझने के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के रेगुलेटरी कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, स्टैटिक रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। महीने का पहला और तीसरा शनिवार हमेशा वर्किंग डेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आरबीआई एक्सेप्शन अप्लाई होता है। अगर कोई रीजनल या नेशनल हॉलिडे उस दिन पड़ रहा हो तो पहला शनिवार होने के बावजूद आरबीआई उस दिन को हॉलिडे डिक्लेयर कर सकता है। इसीलिए जनरल अजम्पशंस बनाने के बजाय आरबीआई का स्टेट वाइज हॉलिडे कैलेंडर ही हमेशा अल्टीमेट अथॉरिटेटिव सोर्स होता है। ये छोटी डिटेल आपको ट्रिक क्वेश्चन से बचा सकती है। इसी तरह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक अहम विषय सामने आया। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में हाल ही में कुछ डिसरप्शंस हुए। अब आप सोचेंगे इसमें यूपीएससी का क्या कनेक्शन है? डीएमआरसी जो नेटवर्क मैनेज करता है, उसमें ये वेस्ट दिल्ली से नोएडा/वैशाली को जोड़ने वाला सबसे लंबा कॉरिडोर है।
ये डिसरप्शंस किसी नई पॉलिसी के चलते नहीं, बल्कि मैसिव ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग अपग्रेड्स के कारण थे। प्रशासनिक तौर पर इतने विशाल अर्बन ट्रांजिट सिस्टम को रियल टाइम में मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होता है, जो जीएस पेपर 3 का हिस्सा बनता है। तीसरा खंड है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फ्रंटियर। अब फोकस करते हैं स्पेस सेक्टर के मेजर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स पर। पोस्ट 2020 में जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद से काफ़ी तेज़ी आई है। डोमेस्टिकली एक खास राज्य ने अपना एक हाईली एंटिसिपेटेड स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी लीप है। कौन सा स्टेट हो सकता है ये? अगर आप कर्नाटका सोच रहे थे तो आप बिल्कुल सही हैं। बेंगलुरु को तो हम पहले से ही स्पेस कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर्स वहीं है। इस नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मेन मकसद क्या है? सीधा सा, इसरो की प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाना और प्राइवेट स्पेस सेक्टर के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करना। ये स्टेट लेड इनोवेशन का एक बहुत ही बेहतरीन डायनामिक एग्जाम्पल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो स्पेस रेस लिटरली बहुत इंटेंस हो चुकी है। रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने हाल ही में अपना सोयूज 5 मीडियम लिफ्ट रॉकेट टेस्ट किया है। वो यूएसए की स्पेसएक्स और उनके फैल्कन सीरीज और यूरोप की ईएसए के एरियान 6 हेवी लिफ्ट प्रोग्राम को कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। दुनिया भर के इस स्पेस कंपटीशन और उनके की लॉन्च व्हीकल्स पर नजर रखना साइंस एंड टेक के लिए क्रूशल है। चलिए आखिर में आते हैं अपने चौथे खंड पर, स्पोर्ट्स एंड सोशल इम्पैक्ट, बढ़ाओं को तोड़ना। यहाँ हम देखेंगे कि खेल कैसे सामाजिक प्रभाव डाल रहे हैं। थॉमस कप, हाल ही में ये टूर्नामेंट काफ़ी चर्चा में रहा। अब एक एस्पिरेंट के नज़रिए से देखें तो इंडिया का इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना हमें क्या बताता है? ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं है, ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारी स्पोर्टिंग ट्रैजेक्टरी कैसी चल रही है। आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स को ज़रा ब्रश अप कर लेते हैं। थॉमस कप आखिर है क्या? ये प्रीमियर इंटरनेशनल मेंस टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF ग्लोबल लेवल पर ऑर्गेनाइज करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब जरा इस ट्रैजेक्टरी के टाइमलाइन पर गौर फरमाइए। 2022 में इंडिया ने अपना पहला और हिस्टोरिक थॉमस कप गोल्ड जीता था। उस मॉन्यूमेंटल इवेंट को बेस बनाकर 2026 में सेमीफाइनल्स तक पहुंचना, ये साबित करता है कि हमारी बैडमिंटन प्रॉवेस में एक सस्टेन्ड एलिवेशन आया है। ये कोई फ्लूक या एक बार का कमाल नहीं था, बल्कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और जब हम स्पोर्ट्स के सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो अडैप्टिव स्पोर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं? राजस्थान 2027 की एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है। ये कदम डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स के लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाता है। साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सपोर्ट के चलते राजस्थान अब धीरे धीरे एक मेजर सोशल, एजुकेशनल और स्पोर्टिंग हब के रूप में उभर रहा है। मेंस में सोसाइटी और रीजनल डेवलपमेंट के आंसर्स में ऐसी केस स्टडीज बहुत वेटेज रखती हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए एक ज्वलंत सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए बहुत रेलेवेंट है। एक तरफ हम ब्लू इकोनॉमी और इको टूरिज्म को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वार्मिंग ओशंस हमारे फ्रेजाइल कोरल रीफ्स को प्रैक्टिकली बर्बाद कर रहे हैं। तो एक फ्यूचर पॉलिसी मेकर होने के नाते आप रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इररिवर्सिबल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के बीच का बैलेंस कैसे ढूंढेंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले सेशन में ऐसी ही इन डेप्थ चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।